नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अंबिका कोचिंग एकेडमी भादरा के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको मैं लेके आया हूँ। और जो अपने 12वीं क्लास के अंतर्गत जो पुस्तक लगती है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, उस लोग और अर्थव्यवस्था के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन इसके अंतर्गत किया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों से पूछा गया है कि सन 2011 की जो जनगणना थी, उस 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोगों के भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या से माना जाता है। और भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व जो था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसी के साथ दूसरा जो प्रश्न अपने को दिया गया है कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है। तो अपने को पता है कि भारत गांव का देश है और भारत के अंतर्गत अपने गांव की अगर अपने बात करें तो गांव के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 68.8% है। तीसरे प्रश्न की यहां पर अपने बात करें तो तीसरा प्रश्न आप लोगों के क्या दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अपने भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत में कुल जनसंख्या है 121.0 करोड़। यानी भारत के अंतर्गत भारत की कुल जनसंख्या जो 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121.0 करोड़। जैसा कि अपने को पता है कि भारत के अंतर्गत जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है। और आप लोगों को पता होगा कि 2021 के अंतर्गत जो जनगणना होनी थी वो जनगणना नहीं हो पाई। और इसके पीछे के कारणों की अगर अपने बात करें तो इसके पीछे का कारण था, सभी को पता है कि एक महामारी की वजह से भारत के अंतर्गत ये जनगणना नहीं हो पाई। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय युवा नीति की भारत में शुरुआत कब की गई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रीय युवा नीति जो है उसकी अपने जो शुरुआत थी वो फरवरी 2014 को की गई। आप लोगों को याद रखना है कि फरवरी 2014 के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा नीति की क्या की गई, अपने घोषणा की गई, आरंभ की गई। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है कि आधुनिक भारत के संदर्भ में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं। तो जिन विद्यार्थियों को ये नहीं पता कि अनुसूचित होता क्या है, उनके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जिन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है वो अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। और भारत के अंतर्गत 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित किया गया। भाषा और बोलियां दोनों अंतर है। भाषा आप लोगों के अनुसूचित की गई है, जबकि बोलियां स्थानीय स्तर के स्तर पे जो लोगों के द्वारा बोली जाती है उसे अपने बोलियों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षिक नगर नहीं है। तो शैक्षिक नगर की अगर अपने बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत रुड़की, इलाहाबाद, अहमदाबाद और वाराणसी। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है कि अहमदाबाद जो है वो आप लोगों के शैक्षिक नगर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपने। आगे वाला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया है, आगे वाले प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। 7वां जो अपना प्रश्न है उसमें क्या क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है। 7 नंबर में प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि ढाणी किस प्रकार की बस्ती है। तो आप लोगों ने ग्रामीण बस्तियों, नगरीय बस्तियों के बारे में चर्चा की होगी। मानव बस्ती का जो अपने चैप्टर लगता है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रामीण बस्तियों को जब अपने पढ़ते हैं तो उसमें अपने 4 प्रकार अपने को दिए गए हैं, गुच्छित, अतिगुच्छित, पल्लीकृत और परिक्षिप्त बस्तियां। उन्हीं बस्तियों में से एक बस्ती का जो प्रकार है वो आप लोगों के कौन सी, पल्लीकृत जो बस्तियां हैं। उन्हें बस्तियों के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पल्लीकृत जो बस्तियां हैं वो आप लोगों के ढाणी के नाम से, नकला के नाम से भी इसको भी जाना जाता है। अब बात करते हैं पल्लीकृत बस्तियां है क्या, उसका अर्थ क्या होता है। पल्लीकृत बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जो भौतिक कारणों से एक दूसरे से पृथक हो जाती है, लेकिन उनका नाम क्या रहता है,
एक रहता है। तो भौतिक कारणों से हुई पृथक आप लोगों के बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है? पल्लीकृत बस्तियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से परिवहन नगर का उदाहरण है। तो परिवहन नगर की जब अपने बात करते हैं तो जो यातायात की दृष्टि से महत्व रखते हैं उन नगरों को अपने परिवहन नगर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को यहां से याद रखना है कि जो मुंबई जो है वो आप लोगों के परिवहन नगर के नाम से जाना जाता है। बाकी जितने जो दिए गए मुंबई, सतना, कांडला, ये सभी आप लोगों के पतन है और मुख्य रूप से हुगली जो है वो आप लोगों के परिवहन नगर के नाम से जाना जाता है। आगे का जो प्रश्न 9 नंबर जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है उसमें क्या पूछा गया है? हाँ, 9 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से खनन नगर का उदाहरण नहीं है। तो खनन नगर की जब अपने बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे नगर जहां पे खनिजों की प्राप्ति होती है या किसी प्रकार का एक विशिष्ट पदार्थ खोद कर निकाला जाता है उन्हें अपने खनन नगर के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आप लोगों के दिए गए हैं रानीगंज, झरिया, अंकलेश्वर, अमृतसर। इसमें अपने से पूछा गया नहीं है। नहीं है का मतलब है भी ऐसा नगर जो आप लोगों के खनन नगर में शामिल है नहीं है। तो रानीगंज, झरिया, अंकलेश्वर ये तीनों के तीनों खनन नगर में शामिल किए जाते हैं, जबकि जो अमृतसर जो है वो आप लोगों के सांस्कृतिक या आप लोगों के धार्मिक नगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया है कि निम्न में से प्राचीन नगर का उदाहरण है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्राचीन नगर वे नगर होते हैं जिनका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है और इन नगरों का उद्भव जो है वो सांस्कृतिक या धार्मिक दृष्टि से इन नगरों का उद्भव हुआ। तो प्रयाग इसके अंदर ऑप्शन आप लोगों का सही रहेगा क्योंकि प्रयाग एक धार्मिक नगर के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है कि आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले नोड होता क्या है? नोड कोई बिंदु या केंद्र होता है और नोड आर्थिक वृद्धि की जब अपने बात करते हैं तो आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है फाइनेंशियली ग्रोथ, यानी लोगों के आय में वृद्धि करने वाला। तो अपने को पता है कि गांव रोजगार का अभाव पाया जाता है, संचार सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, जबकि नगर जो है वो लोगों को रोजगार देने का क्या करता है? कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लोगों को नगरीय क्षेत्रों में रोजगार क्या दिया जाता है? ज्यादा दिया जाता है। तो ये नगर जो है वो आप लोगों के आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया अपने को? शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो सबसे पहले बात करें कि शुष्क कृषि है क्या, उसका अर्थ क्या होता है। तो शुष्क कृषि की अगर अपने बात करें तो 75 सेंटीमीटर, कितना? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा जिन क्षेत्रों के अंतर्गत होती है वे क्षेत्र अपने किस में आते हैं? शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और मुख्य रूप से आप लोगों को पता होगा यहाँ पर उन्हीं फसलों को बोया जाता है जिनको जलीय आवश्यकता कम रहती है। तो ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं रागी, ज्वार, मूंगफली और गन्ना। पहले 3 जो फसलें हैं जिसमें रागी दिया हुआ है, ज्वार दिया हुआ है और मूंगफली दिया हुआ है, ये तीनों की तीनों फसलें आप लोगों के क्या है? शुष्कता वाली है। और ऑप्शन अपने पास क्या है? प्रश्न में जो पूछा गया है वो नहीं का पूछा गया है, तो नहीं है इसका मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 गन्ना अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि गन्ने को जलीय आवश्यकता ज्यादा रहती है, सिंचाई की आवश्यकता क्या रहती है? ज्यादा रहती है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर अपने बात करें, नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा गया है? नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्गत चर्चा करते हैं अपने पेपर के अंतर्गत आप लोगों का जो 13 नंबर जो प्रश्न दिया गया उसमें आप लोगों से क्या पूछा गया। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो उसमें आप लोगों से क्या पूछा गया? हाँ, 13 नंबर प्रश्न में अपने से पूछा गया है 13 नंबर प्रश्न में अपने से क्या पूछा गया है? देखते हैं एक बार। 13 नंबर प्रश्न में अपने से पूछा गया है कि
चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में विश्व के अंतर्गत भारत के स्थान की अगर अपने बात करते हैं तो भारत का स्थान है द्वितीय। और प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पे कौन सा देश आता है? चीन। चीन जो है वो चावल उत्पादन के अंतर्गत पहला स्थान रखता है। इसके साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, यहां से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल भी क्या है? चावल है। भारत के अंदर सर्वाधिक जो खाद्यान्न फसल के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वो अपने कौन सा है? चावल है। नेक्स्ट प्रश्न अपने से क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन से खाद्य एवं चारा फसल है? खाद्य और चारा फसल। खाद्य का मतलब जो खाने के अंतर्गत उपयोग में ली जाती है, और चारा फसलें जो पशुओं के लिए खाने के लिए उपयोग में ली जाती है। गेहूं, दालें, अरहर, मक्का यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा मक्का। मक्का आप लोगों के खाने और चारे दोनों के अंतर्गत इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लाल चना एवं पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल चना और पिजन पी की अगर अपने बात करें तो ऑप्शन में आप लोगों के सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है अरहर। अरहर जो है उसे लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है कि भारत के में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाले राज्य की अगर अपने बात करें तो आप लोगों को कौन सा याद रखना है? असम जो राज्य है वो भारत में सर्वाधिक क्या करता है? चाय का उत्पादन करता है। तो यहां तक प्रश्नों के अंतर्गत जो आप लोगों को बताया गया, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोगों को वो चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर अपने बात करें, आगे का जो प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, तो 17 नंबर क्वेश्चन अपने से क्या पूछता है? अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका ये किसकी किस्में हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अरेबिका, रोबस्टा और जो आप लोगों के लिबेरिका जो दी गई है ये अपने कॉफी की किस्म है। किसकी किस्म है? कॉफी की। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है, जो अरेबिका जो है उस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन अपने किया जाता है। आगे चर्चा करते हैं अपने 19 नंबर प्रश्न की। 19 नंबर प्रश्न अपने को क्या पूछता है कि गन्ना उत्पादन में भारत में विश्व में स्थान है। तो गन्ने उत्पादन की अगर बात करें तो विश्व के अंतर्गत अपना जो स्थान है वो आप लोगों को पता होगा कि अपना दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा। विश्व के अंतर्गत गन्ना उत्पादन में अपना कौन सा स्थान रखते हैं? दूसरा। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला स्थान किसका है, तो आपकी किताबों के अंदर दिया होगा ब्राजील जो है उसका आप लोगों के गन्ना उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान है। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन अपना इस पेपर का, भारत विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है? तो भारत में गेहूं के उत्पादन की अगर अपने बात करें तो भारत के अंतर्गत 12.8% जो है वो गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आज हमने लगभग 20 प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा की। इसी तरीके से प्रत्येक क्लास में अपने 20-20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। लगभग 4 से 5 पेपर के अंतर्गत इसमें अपने चर्चा करेंगे। जो अपने अध्याय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो दिए गए हैं, इन तीनों चैप्टरों के अंतर्गत जितने भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण तरीके से बोर्ड की कक्षाओं में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों की चर्चा इस क्लास के अंतर्गत करेंगे। तो आगामी क्लास के लिए आप अपने YouTube पे जाएं और अंबिका कोचिंग एकेडमी भादरा को सर्च करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत जब यहां से प्रश्न पूछे जाए तो आपका प्रश्न गलत न हो। धन्यवाद सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और जो विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो विद्यार्थी आपके संपर्क में है और आपके विद्यालय स्तर पे 12वीं कक्षा के अंतर्गत अध्ययनरत है और जिनके पास भूगोल विषय है, तो आप उनको इस चैनल के बारे में बताएं और आप उनको ये कहें कि इस चैनल के ऊपर कक्षा 12 को लेकर अपने बहुत सारी वीडियो डालने वाले हैं। आने वाले समय के अंतर्गत जैसे ये क्लासें अपनी कंप्लीट होंगी वस्तुनिष्ठ की, उसके बाद अपने जो सेकंड पार्ट लगता है मानव भूगोल का, उसकी भी चर्चा अपने इसके अंतर्गत करेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।